स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बनाया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे इसमें मैंने आप लोगों को 3 ग्राफ बतला दिया था। साइन फंक्शन का ग्राफ बतला दिया था, कॉस फंक्शन का ग्राफ बतला दिया था और टैन फंक्शन का ग्राफ बतला दिया था। मैं तो सोचा था कि आप लोग खुद से बाकी के 3 फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का उसमें प्रॉब्लम है तो मैं वो तीनों भी करवा देता हूँ। आज के क्लास में मुख्य रूप से 3 चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला साइन 0, कॉस 0 और टैन 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उस पर। फिर उसके बाद जो हमारा कॉट, सेक और कॉसेक का ग्राफ बच गया था उस पर। और तीसरी बात जो होगी उसमें कुछ बच्चों का क्वेरी ये था कि सर आप जो पिछले क्लास में बताए थे कि पीरियोडिक फंक्शन हम लोग क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो क्लियर नहीं हुआ था, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेनी है। तो हम लोग चलते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 0, कॉस 0 और टैन 0 पे। तो यहाँ पे आप लोगों को उस दिन मैं एक एएसटीसी रूल आप लोगों को बतलाया था। एएसटीसी रूल का यहां पे क्या था, 0 डिग्री या 2 पाई या कोई भी पाई का मल्टीपल, ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल यहां पे आता है। फिर उसके बाद ये क्या था, π/2 था, ये क्या था, पाई था, ये क्या था, 3π/2। दूसरी चीज जो आपको बताया गया था वो ये था कि एक्स एक्सिस पे, जैसे सपोज कर लो हम यहां पे कोई एक एंगल ले करके साइन की वैल्यू लेते हैं। सपोज कर लो मैंने यहां पे एक एंगल ले लिया थीटा। इसके लिए अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इस थीटा के लिए साइन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ए लेना पड़ेगा। सपोज कर लो ए है, m है और o है, तो om जो है वो x का वैल्यू देगा और am जो है वो y का वैल्यू देगा और a आपका हाइपोटेनस है जो रेडियस के बराबर है, सर्कल के रेडियस के बराबर है। क्योंकि सर्कल का रेडियस एक डिस्टेंस है, उसको हम निगेटिव नहीं ले सकते। इसीलिए पिछले क्लास में भी आपको बतलाया था कि जब हम लोग साइन डिटरमाइन करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो उसमें हम लोग रेडियस को इंक्लूड नहीं करते हैं, हाइपोटेनस को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आप देखो जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपका जो वैल्यू है थीटा का वो कम होता जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू यहां पे आकर के मेजर करना चाहें तो यहां पे आने पे क्या होगा, बेस तो बड़ा हो जाएगा। देखो बेस अब OM से आगे निकल गया, लेकिन जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर साइड है, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर इसको हम और थोड़ा छोटा करें तो ए परपेंडिकुलर और छोटा हो गया और बेस जो है वो क्लोज टू रेडियस हो गया। और अगर हम 0 डिग्री पे आ जाएं, एकदम एक्स एक्सिस से लग जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो हाइपोटेनस है वो बिल्कुल आकर के बेस पे लैंड कर गया और आपका P का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप ये याद रखना कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे P 0 हो जाता है। पिछले क्लास में भी बताया था, एक्स एक्सिस पे P 0 हो जाता है और चूंकि हाइपोटेनस बेस पे लैंड करता है तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो जाता है। अब उसके बाद y एक्सिस, एक पिछले क्लास का भी डिस्कस किया हुआ टॉपिक है ना, तो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे जब हम मूव करते हैं, इधर से सपोज कर लो हम इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, तो हमारा बेस जो है वो छोटा होता जाता है। देखो अब बेस आपका इतना ही है, बेस जो है वो यहां से यहां तक ही है क्योंकि आपका एल्टीट्यूड a हो गया। फिर आप अगर और थोड़ा शिफ्ट करो तो अब आप देखो आपका बेस जो है वो और छोटा हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया। जब आप y एक्सिस पे आओगे, जब आप y एक्सिस पे आओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे
ये जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर के साथ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर की तरह राइट एंगल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल होता है और बेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज जिसको समझ में आ गया वो जनरल सॉल्यूशन फॉर sin 0, cos 0 एंड tan 0 को बड़े आसानी से समझ जाएगा। देखो आप अगर हम बात करें sin 0 डिग्री की, तो एक्स एक्सिस पे जैसे ही आते हैं परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, और साइन चूंकि sin 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, साइन किसी भी डिग्री के लिए लो वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, और जब भी एक्स एक्सिस पे आएंगे तो परपेंडिकुलर 0 होगा। परपेंडिकुलर 0 होने के लिए एक्स को एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा, हमको एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा, एक्स को एक्स एक्सिस पे नहीं आना पड़ेगा, हम एक्स एक्सिस पे आएंगे। एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बाई रेडियस का कुछ भी वैल्यू हो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखो एक्स एक्सिस पे हम कब आते हैं, एक्स एक्सिस पे हम 0 पे होते हैं, 0 पे हम एक्स एक्सिस पे होते हैं। फिर एक्स एक्सिस पे जब आप ऐसे मुड़ करके चलते हो, आपको पॉजिटिव एंगल अगर लेना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। फिर आप पाई पे आ जाते हो, फिर अगर हम पाई से ऐसे चल के फिर 2 पाई पे आ जाए तो भी ये 0 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 पाई से चल के फिर 1 पाई इधर आ जाए यानी 3 पाई पे आ जाए तब भी ये क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहां से इस तरीके से इधर आ जाए 4 पाई पे आ जाए तब भी एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। तो जब भी हम एक्स एक्सिस को अप्रोच करते हैं तो साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ साइन 0 नहीं होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। अब अगर हम निगेटिव एंगल के लिए चले, क्लॉकवाइज मूव करें, तो यहां तो एक्स एक्सिस पे 0 पे है ही, अगर इधर हम आ जाए माइनस पाई तो माइनस पाई पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई, दोनों पे एक्स एक्सिस पे हम आ रहे हैं। चाहे हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चल के पाई एंगल चले या इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज चल के पाई माइनस पाई एंगल चले। फिर यहां भी ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई, ये भी प्लस माइनस पाई। तो व्हाट एवर पाई इज doesn't matter if it is an integer, whether positive or negative, we will land on x axis and at x axis sin is always 0। तो आप इसको अगर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। मतलब आप यहां पे n पाई ले लो और n क्या है, कोई भी इंटीजर है, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। तो इस तरीके का कोई भी केस होगा आप साइन 0 पालोगे। इसका मतलब यह है कि साइन 0 डिग्री का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साइन 0 डिग्री का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हालांकि यहां पे जब आप n लिखते हो ना तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n को मैं पहले ही लिख दिया हूं इंटीजर, और इंटीजर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, साइन n पाई, यानी आपको n पाई के लिए हर एक n पाई के लिए साइन कितना मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। तो साइन 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई। साइन 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई। तो यहां पे फॉर साइन x अगर ये 0 है तो उस केस में x का वैल्यू कितना होगा, n पाई। तो साइन 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया n पाई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस के लिए। तो ये साइन का जो है उसको मैं यहां से मिटा देता हूं, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉस 0 के लिए चलते हैं। देखो कॉस 0 जो है, हम अगर कॉस की बात करें, कॉस x पहले ले लेते हैं, कॉस x की बात करें तो ये b/h होता है। अब x चाहे कोई भी एंगल हो वो हमेशा क्या होगा,
अगर y एक्सिस पे आता है, अगर वो y एक्सिस पे आता है, y एक्सिस पे यानी π/2 या 3π/2, π/2 या 3π/2, ठीक है। अगर वो y एक्सिस पे आता है तो जीरो हो जाएगा, y एक्सिस पे b का वैल्यू जीरो होता है। h हमको इंक्लूड करना नहीं है साइन में, तो कहां कहां जीरो होगा देखो, अगर एक तो π/2 पे जीरो हो जाएगा, फिर इसमें पाई ऐड होगा तो 3π/2 पे जीरो हो जाएगा, फिर इसमें पाई ऐड करोगे तो ये 5π/2 पे जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि हम पाई ऐड करेंगे, π/2 में पाई ऐड करेंगे तो 3π/2 आएगा। आप π/2 में अगर आप पाई ऐड करते हो तो π/1 और 1 2 का एलसीएम 2, 2 2 कैंसिल 1, 1 into पाई प्लस 1 से 2 को कैंसिल करोगे 2, 2 प्लस 2 into पाई 2 पाई, ये कितना आ गया 3π/2, 3π/2। तो आप उसी तरीके से जब भी पाई ऐड करोगे ना तो ये आपको जो ऑड नंबर का मल्टीपल है वो मिलता जाएगा π/2 के लिए। ये फिर आगे मिल जाएगा 7/2 पाई या 7π/2, जो भी लिखना है 7π/2, फिर उसके बाद मिल जाएगा 9π/2। इस तरीके से ये आता जाएगा। अगर मान लो हम एंगल को इधर से मेजर करना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन इधर भी आप आओगे -π/2 पे, यहां पे -π/2 हो जाएगा, तो -π/2 पे भी आप क्या कहां पहुंच जाओगे, cos 0 पे पहुंच जाओगे। b आपका 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे आना है बस। ए भी प्लस माइनस, ए भी प्लस माइनस। अब इसका अगर आप जनरलाइजेशन करते हो, इसका अगर आप जनरलाइजेशन करते हो तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा 2n + 1 π/2। ये 2n + 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड मल्टीपल। आप देखो ना 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल है। और ऑड नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर इवन नंबर लिखना होता है तो इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n, और ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n + 1। आप n का कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको ऑड नंबर मिलेगा, n का कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको इवन नंबर मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं सबके लिए cos क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर हम cos x का वैल्यू 0 लेते हैं, cos x का वैल्यू 0 लेते हैं तो cos x कितना हो जाएगा, cos 2n + 1 π/2, दैट इज x कितना हो जाएगा 2n + 1 π/2। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, cos 0 डिग्री का। चलो cos 0 डिग्री का हम लोग समझ गए जनरल सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं tan के लिए। तो tan 0 डिग्री के लिए अगर चले तो यहां पे हम लोग tan फंक्शन ले लेते हैं। तो tan फंक्शन अगर आप लेते हो, tan x लेते हो, tan x का वैल्यू हमको लेना कितना है, 0 लेना है। यानी ये 0 कब होगा, देखो tan जो होता है वो p/b होता है, tan इज p/b। अब अगर p 0 हो जाए तो उस केस में tan का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। p 0 कहां होता है, p 0 होता है x एक्सिस पे। तो x, अच्छा एक चीज और याद रखना, x एक्सिस पे जब हम आते हैं तो p 0 होता है और b कभी भी 0 नहीं होता है, b कभी भी 0 नहीं होता है, यानी सिर्फ p 0 होगा, b विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस। तो इसलिए हम अगर कभी भी x एक्सिस पे लैंड करें तो हमारा tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे p 0 हो जाएगा 0/b, और चूंकि 0/b को आप 0/h भी लिख सकते हो और 0/h को आप 0/r भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम tan x का वैल्यू 0 लाना चाहते हैं, tan x का वैल्यू 0 लाना चाहते हैं
तो हमको क्या करना पड़ेगा, tan x इक्वल टू tan, आप याद करो साइन, एक्स एक्सिस पे जब हम आ रहे थे तो एंगल कितना आ रहा था, n पाई आ रहा था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ भी वही x, जब कंडीशन x एक्सिस वाली नहीं है तो tan n पाई हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, n पाई हो गया, तो ये tan 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो चलो हम लोग एक पार्ट तो कर लिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 0 cos 0 एंड tan 0। अब हम लोग जो बचे हुए 3 ग्राफ थे, कॉट का ग्राफ था, फिर उसके बाद किसका ग्राफ था, सेक का था और कॉसेक का था, उसके लिए चलते हैं। ठीक है, अगर कॉट का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस पे एंगल ले लेंगे और वाई एक्सिस पे उस एंगल के लिए क्या वैल्यू आएगा वो ले लेंगे। अब यहां आप देखो, एक्स एक्सिस पे एंगल ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे फंक्शन का वैल्यू ले रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब पाई बाई 2 पहले लो, पाई ले लो, 3 पाई बाई 2 ले लो, 2 पाई ले लो। हम एक राउंड की बात कर रहे हैं, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज और एक राउंड क्लॉकवाइज। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई। अब आप देखो, कॉस फंक्शन जो होता है, कॉट, वी आर वर्किंग हियर फॉर कॉट, तो कॉट फंक्शन जो होता है, कॉट एक्स जो होता है 1 बाई tan x के बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉट। इसका मतलब tan 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan 0 अगर होगा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो फिर डिफाइंड नहीं होता है। किसी भी फंक्शन में अगर वो रेशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि tan x should not be equal to 0, tan x should not be equal to 0, that is x should not be equal to n pi, x should not be equal to n pi। अगर हम n pi लेंगे तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो हम लोग n pi पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो उसको पहले ही मार्क कर लेते हैं। जैसे एक n पाई यहां है, यहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, कहां, पाई पे। 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे भी आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और कहां डिफाइंड नहीं होगा, 2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, 2 पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका माइनस पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, फिर उसके बाद आपका प्लस माइनस 2 पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, माइनस 2 पाई पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब आप क्या करो, जिस दो नो डिफाइंड जोन के बीच में हम लोग चलते हैं, एक पहले नो डिफाइंड जोन को हम 0 और पाई ले लेते हैं, तो अगर हम यहां पे पाई बाई 4 ले लें, पाई बाई 4 ले लें, तो हमको मालूम है कि पाई बाई 4 पे कॉट का वैल्यू 1 होता है, यहां कहीं सपोज कर लो 1 है, यहां कहीं 1 है। फिर उसके बाद अगर हम जैसे कॉट 45 का वैल्यू लिए तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉट 60 डिग्री लेते हैं, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। अब आप देखो 1/√3 1 से छोटा होता है, 1/√3 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है, सपोज कर लो कहीं इधर आ रहा है, कहीं पे, अच्छा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, तो ए यहां पे इधर कहीं आएगा, ए इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर कॉट 90 की वैल्यू लेते हैं, कॉट 90 डिग्री क्या होता है,
कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है मालूम है? कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा? अरे कॉट क्या होता है? कॉट बी बाई पी होता है। आप 90 डिग्री पे जाओगे, 90 डिग्री पे जाओगे तो आपका बी तो जीरो हो जाएगा, तो बी जीरो हो जाएगा तो कॉट 90 जीरो हो जाएगा। तो फिर आप कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। फिर उसके बाद जब आप आगे जाओगे 90 से आप आगे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ए निगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ले लें, इधर कहीं 1 पे आएगा, -1 पे आएगा, उसके पहले वो कहीं इधर आएगा, तो आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, समझे? तो एक थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको अच्छा दिखाएं। ज्यादा स्लैंट में कर दिया एकाएक, और यहां से इसको एक π/2 में अभी थोड़ा, यहां पे मैं π/2 लिख दे रहा हूं। एक थोड़ा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है? इस तरीके का आपको ग्राफ आएगा। फिर उसके बाद आप आ जाओ कहां? अगर इसमें हम आते हैं तो इसमें आपका ग्राफ जो है वो इधर ऐसे पॉजिटिव आएगा, और फिर ऐसे इस तरीके से आकर के इधर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। यहां आप आओगे तो आपका ग्राफ जो होगा वो इधर ऐसे आएगा, और ऐसे से आकर के आपका ग्राफ ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कॉट का ग्राफ आएगा। अब इस कॉट के ग्राफ को अगर हम लोग क्या करें, कॉट के ग्राफ को, अच्छा ये तो आपको मालूम है कि जीरो पे वो डिफाइंड नहीं होता है, tan 0 0 होता है, तो tan 0 0 होगा तो यहां पे आप जीरो पुट करोगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो पे नॉट डिफाइंड को ये अप्रोच कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग इसका दो काम करना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन क्या होगा? देखो इसको अगर हम लिखें फंक्शन f(x) = cot x, तो इसका डोमेन क्या होगा? आप बताओ डोमेन क्या होगा? डोमेन में सारे रियल नंबर पॉसिबल हैं, लेकिन जहां पे x n π आएगा वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से आप क्या करो? -nπ कर दो, -nπ कर दो, और रेंज देखो, रेंज क्या है? पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर के निगेटिव इंफिनिटी तक। तो पॉजिटिव इंफिनिटी से निगेटिव इंफिनिटी तक आप आओगे तो रेंज आपका ऑल रियल नंबर हो गया। तो ये था आपका कॉट का ग्राफ। हमको यहां तक लगता है। अच्छा एक चीज याद रहे ना, ये जो है कहीं भी इसको टच नहीं करना चाहिए, ये इनफाइनाइट तक आगे मूव करेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ठीक है? तो ये आपका कॉट फंक्शन का ग्राफ था। इसको जल्दी से कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं सेक और कॉसेक के ग्राफ पे। रेंज समझ में आ, डोमेन और रेंज समझ में आ गया। डोमेन में हमको क्या करना है? वो वैल्यू हटा देना है रियल नंबर से जहां वो डिफाइंड नहीं होता। डिफाइंड जहां नहीं है उसको मैं ऑलरेडी पहले मार्क कर चुका हूं, 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे, -2π पे, यानी nπ पे डिफाइंड नहीं है। तो nπ मैंने हटा दिया रियल नंबर से, तो हमारा डोमेन मिल गया। रेंज ये पॉजिटिव इंफिनिटी से निगेटिव इंफिनिटी तक आ रहा है, तो ये पूरे में इसका वैल्यू आ रहा है, तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक एक्स और कॉसेक एक्स। दो और हमारे पास ग्राफ बच गया है करना। देखो सेक एक्स का ग्राफ, अगर हम फंक्शन सेक एक्स लेते हैं f(x) = सेक एक्स, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सेक क्या होता है? सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है।
तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई कॉस एक्स कर दो। अब जब 1 बाई कॉस एक्स है तो रेशनल फंक्शन आ गया ना, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो होना नहीं चाहिए, यानी कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स शुड नॉट बी जीरो, दैट इज एक्स शुड नॉट बी जीरो। cos x शुड नॉट बी जीरो, इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि जहां जहां cos के लिए एंगल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है वहां cos जीरो हो जाता है। तो मैंने रियल नंबर से इसको अगर हटा दिया तो आपका फंक्शन का जो डोमेन है रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये तो मिल गया। बात है रेंज की, तो रेंज के लिए हम लोग थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करें तब आपको समझ में आएगा। एक काम आप और करो, सेक का वैल्यू आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक या 0 डिग्री से माइनस 180 डिग्री तक क्या करो, लिख लो। देखो सेक 0 कितना होगा, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो सेक 0 भी कितना हो जाएगा 1, सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद cos 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2। फिर उसके बाद cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो sec 45 कितना हो जाएगा, sec 45 जो है ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू कितना आया 1, 30 पे इसकी वैल्यू इतना थोड़ी ही होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है ना, sec 30 का वैल्यू √3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। फिर उसके बाद sec 60 लिखो, sec 60 का वैल्यू जो होगा ये 2 होगा। और फिर उसके बाद sec 90 डिग्री, ये क्या है नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब यहां पे नॉट डिफाइंड है, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड है। अब ये कहां नॉट डिफाइंड होगा, जहां जहां 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ए ले लिया हम लोग एक्स एक्सिस फॉर एंगल एंड वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई वाई डैश 0। चलो यहां पे हम लोग ले लिए पाई बाई 2, यहां पे ले लिए पाई, यहां पे ले लिए क्या 3 पाई बाई 2, यहां पे ले लिए 2 पाई। इधर भी एक राउंड कंप्लीट कर लो, माइनस पाई बाई 2, यहां क्या हो जाएगा माइनस पाई, यहां क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, यहां क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई। अब ये कहां डिफाइंड नहीं है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब ये 90 पे डिफाइंड नहीं है, 90 पे डिफाइंड नहीं है, ये 270 पे भी डिफाइंड नहीं है, 270 पे डिफाइंड नहीं है, ए माइनस पाई बाई 2 पे भी डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाई 2 पे भी डिफाइंड नहीं है, ए माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी डिफाइंड नहीं है। तो जहां डिफाइंड नहीं है उसको मैंने मार्क कर लिया। अब देखो हम लोग बेहतर है कि पाई बाई 2 से पाई तक या फिर किधर चले, यहां पे 0 डिग्री पे 1 था वैल्यू, 0 डिग्री पे इसका वैल्यू सपोज कर लो 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है। अब जब 30 पे जाते हैं तो 2/√3, 2/√3 का मतलब 2/√3 का मतलब 1.732। यहां पे न्यूमेरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। डिनोमिनेटर 1.732 है ना, जबकि न्यूमेरेटर 2 है, तो वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो आप यहां से जैसे ही आप 30 की तरफ शिफ्ट करोगे वैल्यू आपको 1 से बड़ा मिलेगा। यहां हम आते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1.414,
वैल्यू थोड़ा सा आपका फिर बढ़ जाएगा। एक्चुअली जो वैल्यू है ए आपका 1 पॉइंट कितना 17, ये कितने के आसपास आएगा? ये 1.2 के आसपास आना चाहिए। ये जो है 1.2 के आसपास आएगा। कितना है? 2 को अगर हम 1.73 से डिवाइड करते हैं, 2 को आप 1.73 से डिवाइड करोगे तो यहाँ डेसिमल हटा दिए तो यहाँ 200 हो गया, 1 आ गया 173, यहाँ पे आ गया 27, डेसिमल डाला हुआ है तो आप यहाँ 0 डालोगे। अब ये कितना आ जाएगा? लगभग 2 से भी कम होगा, 1.1 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1.1 से थोड़ा ज़्यादा। अब 1.414 आया, मतलब फिर वैल्यू इधर बढ़ गया। फिर उसके बाद कितना आ गया? 2 आ गया, तो फिर वैल्यू यहाँ आ गया और बढ़ गया, फिर वैल्यू नॉट डिफाइंड की तरफ चला गया। तो आपका ये जो ग्राफ है इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और इसी तरीके से ग्राफ आपका इधर भी आएगा, इसी तरीके से आपका ग्राफ इधर भी आएगा। फिर अगर यहां पे आप आ जाओगे तो साइन इसके कॉसेक एक्स की वैल्यू, कॉसेक एक्स की वैल्यू पाई पे, फिर यहां पे 1 पे आ जाएगा। नहीं, यहां पे पाई पे है तो इधर आ गया, -1 पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा। अब आप यहां -1 पे आएगा, आप इधर बढ़ोगे ना तो आपकी वैल्यू जो है वो ऐसे आएगी, और इधर बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो ऐसे आएगी। आप इसका वैल्यू चेक कर लेना, आपका ग्राफ ऐसा आएगा। फिर उसके बाद आप इसमें आओगे -पाई, इधर आ गया -पाई, यहां क्या आएगा? यहां निगेटिव आ जाएगा, यहां -1 आ जाएगा, -1, तो -1 लगभग ए आ गया आपका -1, तो यहां पे ग्राफ आपका ऐसा आएगा, यहां पे ग्राफ आपका ऐसा आएगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर आप इसमें आओगे -2 पाई पे, तो ये 1 आ जाएगा, -2 पाई पे ये 1 आ जाएगा, और फिर आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। तो ये आपका कॉस फंक्शन का ग्राफ है। अब आप इसका रेंज देखो, रेंज क्या है? 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी, और -1 से निगेटिव इंफिनिटी। इसका मतलब इसका रेंज जो है वो -इंफिनिटी से लेकर के -1 यूनियन, फिर क्या होगा? इधर आ जाएगा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो ये आपका इसका रेंज हो गया। समझ में आया ये ग्राफ? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज, डोमेन, रेंज और ग्राफ के लिए इसको मैंने आपको क्या किया, ये हमारा स्टैंडर्ड था, बाकी आपको उसी के बेसिस पे आप मूव करेंगे तो ये वैल्यूज आपको एक ग्राफ के लिए जो कर्व है वो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब एक कॉसेक का ग्राफ बच गया है, तो कॉसेक का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहां पे अगला फंक्शन जो है वो f(x = cosec x) लेते हैं। cosec x जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/sin x। आप 1/sin x लोगे तो ये रेशनल फंक्शन हो गया। रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर नहीं 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा।
तो हमको यहां क्या करना है, साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साइन एक्स 0 कहां होता है, एन पाई पे होता है। तो साइन एक्स एन पाई पे 0 होता है, तो इसका मतलब कि x शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। तो जहां जहां एन पाई आएगा वहां वहां कॉसेक जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ए मैंने आपको ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस फॉर एंगल, एक्स एक्सिस फॉर एंगल, और यहां हम लोग ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हालांकि वाई एक्सिस की भी इतनी बड़ी वैल्यू हमें जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी लेंथ। चलो 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। 1 राउंड हम लोग इधर ले लिए, 1 राउंड इधर भी ले लो, माइनस पाई बाई 2। फिर उसके बाद पाई माइनस पाई, फिर उसके बाद माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, और इसके बाद माइनस 2 पाई। कहां कहां डिफाइंड नहीं, एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो एन पाई में एन का वैल्यू 0 लोगे तो इसका मतलब है यहां भी डिफाइंड नहीं है, 0 पे भी ये डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है। फिर ये कहां नहीं डिफाइंड होगा, पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। अगर एन का वैल्यू आप 1 लोगे तो ये पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। एन का वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो ये 2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, ये 2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। अगर एन का वैल्यू आप -1 लोगे तो ये माइनस पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। फिर अगर आप एन का वैल्यू -2 लोगे तो ये -2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां ये डिफाइंड नहीं है। अब हम लोग 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू ले लेते हैं, कॉसेक का। देखो कॉसेक का वैल्यू लिखना है तो साइन का वैल्यू लिख लो, साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 0 हो गया। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। चलो हम इतने से पता लगा लेंगे, या फिर चलो साइन 90 के बाद आप ले लो साइन 180 ले लो। तो साइन 180 लोगे तो 180 का वैल्यू कितना होता है, वो फिर से 0 हो जाता है। 180 पे फिर से 0 हो जाता है, 180 पे साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब देखो यहां पे कॉसेक जो है वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहां पे 2, यहां पे √2, यहां पे 2/√3। अब देखो हम लोग 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, कहीं उसका इधर 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो हम 0 से थोड़ा हट करके लिए इधर ले लिए पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग आ गए कितने के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री इधर कहीं होगा, इसका वैल्यू 2 है, 8 सपोज कर लो यहां। फिर उसके बाद √2 है, मतलब 1.414, ये 1.414 सपोज कर लो कहीं इधर है। फिर उसके बाद कितना है, 2/√3, 2/√3 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 1.1 से कुछ ज्यादा आता है, तो 1.1 से कुछ ज्यादा आता है, सपोज कर लो कहीं इधर आया है, ठीक है। अब उसके बाद 1 आता है, तो ये π/2 पे एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 के बाद ये फिर किधर जा रहा है, sin π, sin π 0 तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, फिर ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा। तो अब आप देखो इधर एक ग्राफ आपका कैसे आ रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पे ऐसे आया, यहां पे आप आओगे ना तो ये -1 से इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। यहां आओगे तो ये -1 से इधर आएगा और इधर आएगा। आप यहां आओगे तो ये +1 से इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया किसका, कॉसेक का। अब इसका अगर हम लोग डोमेन निकालते हैं, फंक्शन का डोमेन अगर निकालते हैं तो रियल नंबर में से
क्या माइनस करना पड़ेगा, एन पाई, क्योंकि एन पाई के लिए डिफाइंड नहीं है, तो रियल नंबर माइनस एन पाई। और आपका रेंज क्या आया, रेंज जैसा अभी सेक में आया था, क्या, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ए आपका आ गया रेंज। तो ए था आपका ग्राफ ऑफ कॉसेक। तो आज हम लोग कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ और कॉट का ग्राफ भी कर लिए। आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 0, कॉस 0 और टेन 0 मैंने बता दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को एक चीज और बताना रह गया था। आपको बोला था कि पिछले क्लास में कुछ लोगों की क्वेरी थी कि आपने सर पीरियोडिक फंक्शन जो बताया था वो समझ में नहीं आया था, या फिर एक बार और बता दीजिए। तो आप देखो, अगर मान लो कि हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, याद करो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहां पे, साइन 90 की वैल्यू 1 है, फिर साइन इसकी वैल्यू क्या कहा जाता है, -3π/2, ए भी 1 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद साइन की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स में एसएचएम पढ़े हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर चलो आपको भी नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। स्विंग आपने देखा है ना, झूला। स्विंग क्या होता है, पहले वो एक एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे आता है, फिर क्या करता है दूसरे एक्सट्रीम से, फिर वो फर्स्ट एक्सट्रीम पे जाता है, और फिर फर्स्ट एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे आता है। मतलब वो दो स्ट्रीम के बीच में ओसिलेट करते रहता है। तो आप देखो, यहाँ पे एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम यहाँ है, फिर इधर हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक्सट्रीम इधर मिलेगा, फिर एक एक्सट्रीम, फिर हम इधर आएंगे तो एक एक्सट्रीम इधर मिलेगा। तो हर एक पीरियड में, हर एक इंटरवल में सेम पोजीशन पे पहुंच जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं फिजिक्स में। क्योंकि ये मोशन की बात नहीं है, फंक्शन की बात है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक none of you must have any doubt. So thank you for attending the class with patience and attentiveness. Okay, have a nice day.